देखो ये जो पॉइंट यहाँ मैंने प्रस्तुत किए हैं, ये सारे पॉइंट क्या हैं, मेरे इकट्ठे किए हुए हैं। क्योंकि अब इकट्ठे किए हुए इसलिए हैं, ये जो यहाँ टॉपिक है ये है डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग और डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। अगर हमने किसी स्टूडेंट में क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करनी हो तो कैसे की जाए, टीचर का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, वो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखे जिससे बच्चों में क्या है क्रिएटिव थिंकिंग और बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके। क्योंकि ये जो दोनों पॉइंट हैं, अब जब टीचर पढ़ा रहा है उसके पढ़ाने में भी तो कुछ क्रिएटिव और कुछ जो है क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, थोड़ा सा अलग हटके होना चाहिए, जो लगे हाँ भाई टीचर भी थोड़ा सा उन चीज़ों में अपना इंटरेस्ट रखता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें आता है, ये सारे पॉइंट मैंने खुद अपने उससे बनाए हैं। जब हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो पढ़ाती दफ़ा क्या है, हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे बच्चे में क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बच्चे को किसी कंटेंट की नॉलेज देते हैं। जब हम बच्चे को नॉलेज देते हैं तो नॉलेज सिर्फ हमने क्या है, ये नहीं है कि हमने बोलना है, हमने वो ज्ञान उस बच्चे तक पहुंचाना है। बच्चा जब जो है, या इस चीज़ को हम ऐसे भी ले सकते हैं, सपोज करो बच्चे ने कोई कंटेंट पढ़ लिया है और वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में कहीं भी जो है जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है। जब वो अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए तो वहाँ उसको उस जॉब के संदर्भ में नॉलेज भी होनी चाहिए, वो वहाँ उस जॉब के संदर्भ में क्या है अंडरस्टैंडिंग भी रखता हो, वो वहाँ उसके साथ क्या है जो अंडरस्टैंडिंग है, या अंडरस्टैंडिंग से मतलब है कि वो लॉजिकल थिंकिंग भी रखता हो। कोई भी जब हम कार्य लीक से हटके करते हैं तो उसके साथ हमारी क्या है क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग इम्पोर्टेंट होती है। वो लॉजिकली क्या है चीज़ों को थिंक कर सके कि क्या चीज़ राइट है और क्या रॉन्ग है, और किस चीज़ को जो है मैंने अपने व्यवहार में लाना है और किस चीज़ को मैंने अपने व्यवहार में इग्नोर करना है। तो ये नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग दोनों समझ में आ गए होंगे आपको। इसके बाद जब किसी बंदे को किसी चीज़ की नॉलेज भी होती है और वो अंडरस्टैंड भी करता है, तो इसके बाद वो क्या सोचता है कि मैं इस नॉलेज को और अपनी अंडरस्टैंडिंग को कहीं अप्लाई करूँ। यही करते हो ना आप भी, आप उस चीज़ को, उस कंटेंट को, जहाँ भी कोई समस्या है उस चीज़ को आप अप्लाई करते हो, तो उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। अप्लाई करना, उसकी जो एप्लीकेशन है, उस चीज़ की जो इम्पोर्टेंस है वो उसको भी जानता हो। यहाँ कहने का मतलब है कि टीचर जब क्लास में पढ़ा रहा हो तो कंटेंट जो भी जिस उससे रिलेटेड होता है, किसी भी एप्लीकेशन से, किसी भी कार्य से रिलेटेड है, तो वहाँ टीचर ने भी उन चीज़ों को पिन पॉइंट करना चाहिए कि बताना चाहिए कि इस पर्टिकुलर कंटेंट की इम्पोर्टेंस ये है। मान लो सपोज करो आप क्लास में बच्चों को ऑक्सीजन बता रहे हो, ज़्यादातर टीचर क्या करते हैं, ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिखा कि ऑक्सीजन जो है ऐसे ऐसे बनाई जाती है। अगर हम बच्चे को जब पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हैं, दो बच्चे को ये बताएं कि कोरोना हुआ था, ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हुई थी, तो आज सारे बच्चे क्या हैं, अपने पापा को जाके बताएंगे कि पापा ऑक्सीजन ऐसे बनाई जाती है और आप बिजनेस शुरू कर सकते हो और इसको बनाने का ये फॉर्मूला है। जहां आपने उसको इससे रिलेट कर दिया, आवश्यकता से रिलेट कर दिया, तो बच्चा उस चीज़ को ध्यान से सुनेगा और जाके अपने पापा को बताएगा कि पापा आप एक बिजनेस शुरू कर लो और ये काम ऐसे ऐसे किया जा सकता है, क्योंकि बनाने की विधि आपने क्लास में बताई थी। तो यहाँ ये आप जो भी कंटेंट पढ़ाएं, बच्चों को उसकी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग करवाने के साथ उसको अप्लाई करना भी सिखाएं। उसके संदर्भ में जो भी एप्लीकेशन है उनकी तरफ भी क्या है आप हाईलाइट करें। इसके बाद जब आप पढ़ा रहे हैं तो वहाँ चीज़ों को एनालाइज करना। एनालिसिस से मतलब क्या हुआ है कि चीज़ों को टुकड़ों में तोड़ना, यानी कि जो भी आप कोई भी कंसेप्ट लेकर चले हो उसमें जो भी शब्द हैं उन शब्दों को आप एक का रिलेट करके, उनको उदाहरण से रिलेट करके आप क्या है उस चीज़ को एनालाइज करना भी सिखाओगे। इसके बाद क्या है, सिंथेसिस है। सिंथेसिस से मतलब होता है कि चीज़ को एक जनरलाइज करना। चीज़ क्या है, कोई वाइड उसमें दी हुई है, उसको नैरो करके कंक्लूजन निकालना। किसी से आपने जो है बहुत सारी बातें की, बात करके जो कंक्लूजन निकला वो आपका हुआ सिंथेसिस करना। तो जब टीचर पढ़ाता है तो क्लास में एनालाइज और सिंथेसाइज भी करवाना उसको सिखाना चाहिए। इसके बाद लास्ट आता है इवैल्यूएशन। लास्ट किसमें, मतलब ये जो हमारा ये जो पार्ट चल रहा है ये सारा नॉलेज से रिलेटेड चल रहा है कि जब टीचर क्लास में पढ़ाता रहता है तो किन चीज़ों का उसे ध्यान रखना चाहिए, वो इवैल्यूएट भी करे किस चीज़ को, कि जो उसने ज्ञान दिया है वो कितना सार्थक है।
कैसे बच्चों से भी पूछ ले और खुद भी जो है जब टीचर पढ़ाता रहता है तो उसको क्या है इनडायरेक्ट वे में बच्चों के समझ में आ रहा है कि बच्चे जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, वो उन चीज़ों को बीच बीच में क्या है बात भी करता रहे कि ये चीज़ कितनी जो है हेल्पफुल है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें रिसीव करना। अब जैसे मैं ये कंटेंट यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ, आपसे मैं पूछूं समझ में आया, आप बोलोगे यस मैडम समझ में आ गया। तो ये जो यस कहना है, ये जो एक्सेप्टेंस देना है, ये किसको शो करता है? ये रिसीविंग को शो करता है। और रिसीविंग भी किसकी? जो ये यहाँ कंटेंट की किसी भी पढ़ाती दफ़ा आपने उसकी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ये सब जो डेवलप की थी उसके संदर्भ में जब हम किसी चीज़ को रिसीव करते हैं उसके बाद ही क्या है हम रेस्पोंड करते हैं। इसके बाद जब हम रेस्पॉन्ड करते हैं तो हम एक कंसेप्ट बना लेते हैं उसका। जब कंसेप्ट बना लेते हैं तो इसके बाद ही हम चीज़ को कंसेप्चुअलाइजेशन के बाद हम चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। दो चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट होती हैं, स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन। देखो हम जैसे ये कहते हैं कि आरएसएस की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, या ये कह लो कि हमारी जो बॉडी है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्कूल कॉलेज है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहाँ क्या होता है, जो जितनी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है वो वेल स्ट्रक्चर्ड होती है और उसका हर स्ट्रक्चर के साथ जो उसकी एक पर्टिकुलर यूनिट है उस पर्टिकुलर यूनिट का अपना एक कार्य होता है। अब मैंने बोला कि हमारा शरीर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। कैसे? यहाँ कई सारे सिस्टम हैं, जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जितने भी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सब जो है अपना इंडिपेंडेंट एक काम कर रहे हैं और दे आर इंटर रिलेटेड। वैसे ही जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, चाहे स्कूल कॉलेज हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी की हो या किसी इंडस्ट्री की हो, वो जितनी वेल स्ट्रक्चर होगी और उस वेल स्ट्रक्चर के साथ हर सिस्टम जितना अपना परफेक्ट वे में कार्य कर रहा होगा वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है उतनी ही बेहतर होगी। और उसमें कोई एक पार्ट में अगर वीकनेस होगी, जैसे हमारी बॉडी के किसी एक सिस्टम में अगर कोई वीक हो तो उसका प्रभाव क्या है पूरे सिस्टम के ऊपर पड़ता है। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि जब बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग जो है विकसित करने के लिए आप सोच रहे हो तो वहाँ क्या है इन चीज़ों के ऊपर भी आप फोकस करेंगे कि बच्चे जब कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो उस चीज़ का पर्टिकुलर का कि इसका ये स्ट्रक्चर है, इस पर्टिकुलर चीज़ का ये कार्य है और वो उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना सीख लें। इसके बाद इसमें आता है ऑर्गेनाइजेशन के बाद नेक्स्ट है कंसेप्चुअलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें नेक्स्ट है कैरेक्टराइजेशन। वो उसका कैरेक्टराइज कर लेता है कि ये चीज़ जो है, जैसे सजीव निर्जीव भी आप मान लो क्लासीफाई करना सिखा रहे हो तो वहाँ उसमें कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लिया, क्लासीफाई कर लिया, कंसेप्ट फॉर्मेशन कर ली, ठीक है। और जहाँ भी वो कहीं किसी फील्ड में होगा तो वो चीज़ समझेगा कि भाई ये चीज़ लिविंग है और ये नॉन लिविंग है और इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब बच्चा जो है किसी चीज़ का ज्ञान भी ले लेता है और उसको फील भी कर लेता है तो इसके बाद क्या करने की कोशिश करता है, बच्चा जो है उस कार्य को करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो क्या करता है, इम्पल्स करता है। जब हमने या ऐसा मानो जब किसी को क्या है डांस करना आता है तो कहीं भी म्यूजिक बज रहा हो तो उसके पैर नहीं रुकते, होता है ऐसा कि नहीं, है ना। तो उसके पैर वैसे ही जब बच्चे को क्या है ज्ञान हो जाता है तो टीचर क्या है जब उसे पूछे कोई उसने मतलब कोई भी क्लास में जो है कंटेंट प्रस्तुत किया तो स्टूडेंट क्या है तुरंत से इम्पल्स करते हैं। तो यहाँ इम्पल्स और इमिटेशन से मतलब होता है परसेप्शन करना, इजिकल टू होता है सेंसेशन, यानी कि किसी भी चीज़ को देख के बॉडी में सेंसेशन आना। और ये सेंसेशन क्या है जब आता है जब हम क्या है इधर जो हमारा नॉलेज से और फीलिंग से जो रिलेटेड एस्पेक्ट है, ये जितने पॉइंट चल रहे थे वो सारे क्या होंगे व्यवहार में होंगे। तो बॉडी क्या है जब ज्ञान हो जाता है तो बॉडी क्या है इम्पल्स करती है, रिएक्ट करती है और सिचुएशन के साथ कोऑर्डिनेट करती है और कोऑर्डिनेट करने के साथ साथ क्या है सिचुएशन को कंट्रोल भी करते हैं और कंट्रोल करके कि क्या सही करना क्या गलत करना। और थोड़ा सा जब वो और आगे बढ़ते हैं तो एक आदत का निर्माण होता है जिसको हम क्या कह सकते हैं, ये नई जो है कोई चीज़ हमारे दिमाग में हमारे व्यवहार में आती है। इसके साथ जो है कुछ और भी पॉइंट जो है ऐड हुए हैं कि वो चीज़ों को मैनिपुलेट करना, कंट्रोल कर। जैसे सपोज करो कोई भी परिस्थिति आई, जितने भी क्रिटिकल थिंकर हैं, जितने भी फिलोसफर हैं वो सारे क्या हैं क्रिटिकल थिंकर हैं। वो सीधी सोच नहीं रखते, वो सब उल्टी पुल्टी बात करेंगे और उल्टी पुल्टी बात से ही
अपना क्या है एक अलग तरह का विचार रखेंगे और उस पाथवे पे क्या है चल के प्रूव करेंगे कि मैं जो हूँ सही हूँ। टाटा की जो है एक बात सुनी होगी आपने कि मैं फैसला भले कैसा भी लूँ, फैसला भले गलत लूँ, लेकिन मैं उसके परिणाम क्या है सही करने की पूरी जो है कोशिश करता हूँ। ठीक है, हमने जो है जो भी डिसीजन ले लिया हो, सही हो या गलत हो, बट उसमें हमने इतने एफर्ट्स डालने होते हैं कि हम उसको एंड तक इतना अच्छा पहुँचाएं कि भाई हम ये एक जो है क्रिएटिव थिंकर कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब हुआ कि ये जो इतने सारे पॉइंट हैं कि वे ऑफ थिंकिंग थोड़ा अलग होता है किनका, जिनकी क्रिएटिव थिंकिंग होती है और जो अलग तरीके से सीखते हैं। इसको आप एक ऐसे उदाहरण से भी सीख सकते हैं। जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, जितने भी फिलोसफर होते हैं, जितने भी इन्वेंशन होती हैं, वो सारे बंदों में क्या है ये सारी चीज़ें क्या हैं होती हैं उनके व्यवहार में, उनकी पर्सनैलिटी में। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें क्या है व्यवहार में लाने के लिए आपके सामने ये पॉइंट क्यों रखे गए हैं, इसलिए रखे गए हैं क्योंकि जब आप टीचर हो तो बच्चों के व्यवहार में इन चीज़ों को विकसित करने की कोशिश आपके द्वारा होनी चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई सा पॉइंट ना समझ में आया तो पूछ लो। एक चीज़ और है, यहाँ लिखा है इंस्पिरेशन। ये क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं। कौन, जो क्रिटिकल थिंकिंग और जो क्रिएटिव थिंकिंग वाले जो होते हैं लोग, वो इंस्पायर भी होते हैं किसी चीज़ को देख के, वो बहुत जल्दी इंस्पायर होते हैं। तो इंस्पायर होके अपने व्यवहार में क्या है उस चीज़ को और ज़्यादा करने की क्या है कोशिश करते हैं। के साथ साथ जो उनकी इमेजिनेशन पावर होती है वो भी क्या है के कंपैरिजन में किनके, जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो क्रिएटिव थिंकर हैं, तो उनकी क्या है जो इमेजिनेशन पावर है वो बाकी नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा होती है। फिर इनका क्या है माइंड मैपिंग, माइंड को भी क्या है, अब दिमाग में क्या है इतने सारे विचार आए, उसमें क्या है उनकी एक माइंड मैपिंग, चीज़ को एक प्रॉपर क्या है शेप देना, इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि चीज़ को ऐसी अस्त व्यस्त नहीं छोड़ के उसको क्या है ब्रेन में भी पूरा सेट करके कि भाई इसका कंक्लूजन ये निकला। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है जो एक्सपेरिमेंट करने की भी इनकी टेंडेंसी होती है। अक्सर क्या होता है, आप छोटे बच्चों को देखना, छोटे बच्चे क्या है, कुछ तो लड़के होंगे तो वो गाड़ी वाड़ी लेके अपना जो है, छोटे अगर उनके सामने रखे हों तो वो गाड़ी वगैरह लेंगे, लड़कियां होंगी गुड़िया उठाएंगी, किसी ने कहा नहीं है उनको, बट वो करते हैं ऐसा। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, लड़के क्या होंगे, अगर कोई चीज़ मिली तो उसको तोड़ फोड़ के पूरा उसको अस्त व्यस्त करके फिर उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, और थोड़े बड़े होके फिर उस पर और क्या है एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ जो ये क्रिएटिव थिंकर होते हैं उनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपने बच्चों के व्यवहार में विकसित करने हैं। ठीक है, सब समझ ही गए होंगे क्यों भाई। चलो, तो अब आप लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन देना है इसके संदर्भ में।